बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज अपना हिस्ट्री का हम आगे का लेसन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछला जो लेसन हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। यानी कि हमारा जो फिफ्थ लेसन देखा था हमने मजहबी समाजी इस्लाहात, उसमें हमने ये मालूमात हासिल किए थे कि किस तरह से मज़हब के नाम पर गलत रस्म व रिवाज हमारे मुल्क में राइज थे और उन्हें दूर करने के लिए समाजी मुस्लिहीन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। ठीक है, उसमें मुस्लिम भी मुस्लिहीन थे, गैर मुस्लिम भी थे, दोनों भी शामिल थे। और ये लोगों ने क्या किया था, ना सिर्फ इन रस्म रिवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, बल्कि तालीम की अहमियत को भी लोगों को समझाया था। लोगों में एक बेदारी लाई थी कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर इस उससे भी पहले अगर हम देखेंगे तो वो वहाँ पर हमने देखा था नौ आबादियात के साथ मराठों की किस तरह से नौ आबादियात जिसने क़ायम किए थे यूरोपियन कंट्रीज़, उनके साथ जो मराठों ने जद्दोजहद की थी उसकी मालूमात लिए थे। तो आज हम जो है अब आगे का हमारा जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए नौ आबादियात के ख़िलाफ़ भारतीयों की जद्दोजहद, और इसका हमको आज देखना है 6.1। ठीक है, तो देखो किस तरह से, यानी कि ये जो आए थे हमारे पास, तो हमने देखा है यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी ममालिक जैसे कि पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज़ हो, ये सब यहाँ पर आए थे किस लिए? तिजारत के लिए। तिजारत से उन्होंने क्या किया? तलवार। हमने देखा है तिजारत, तलवार, तराजू, तलवार और सल्तनत यानी कि ताज, इस तरह से इनका सफ़र रहा है। यानी आए यहाँ पे तिजारत करने, फिर उसके बाद तलवार के ज़ोर पर यहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया और उसके बाद यहाँ का ताज हासिल किया। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हो गया, यानी हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने भारत में आकर इस मुल्क को ग़ुलाम बनाया। अब उसके आगे हमको अब इसकी जद्दोजहद देखना है, यानी कि वहाँ पर पिक्चर एंड नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि वो कैसा था, वो इंटरवल के पहले का पार्ट हमने देखा कि किस तरह से कितनी पॉलिसी के साथ उन्होंने मुल्क को ग़ुलाम बनाया। अब ये इंटरवल के बाद का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा है? फुल ऑन एक्शन, यानी कि यहाँ नौ आबादियत के ख़िलाफ़ भारतीयों ने किस तरह से जद्दोजहद की और मुल्क को आज़ाद करने के लिए जो कोशिशें हुई, उनके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर मालूमात हमको देखना है। और ये जो कुछ भी मालूमात है, देखिए बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, और आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। कुछ भी हार्ड नहीं है, एक स्टोरी के जैसा, एक कहानी के जैसा आप इसको समझते हुए सुनते हुए चलिए। देखिए आप लोगों की ये पूरे लेसन की, या क्या कहेंगे, पूरे सिलेबस की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपका सिलेबस जो है 12th का बहुत आसान रखा गया है, कोई कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे का आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं 6.1, 1857 से पहले की जद्दोजहद। यानी कि जो मुल्क को जो आज़ादी हासिल हुई है, तो ये आज़ादी हासिल करने से पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से गांधी जी आए, गांधी जी ने बहुत बड़ी जद्दोजहद की, सत्याग्रह किया और हमको अगले दिन आज़ादी हासिल हो गई। ऐसा नहीं है, ये एक इतनी सारी जो चीज़ें हुई एकदम सडन नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी हिस्से वाक़यात की एक वो रही है, क्या कहेंगे, एक कड़ी रही है, जो इसने ये आगे जाकर आज़ादी की जद्दोजहद को अंजाम दिया है। ठीक है, यानी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, उनकी इब्तिदा कहाँ हुई, किस तरह से हुई, उसका नतीजा क्या हुआ, जिससे भारत की जो आज़ादी की जद्दोजहद है वो मजबूत हुई और मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये सब कुछ मालूमात हमको देखना है, और ये सब मालूमात हमारे इस लेसन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी आज़ादी की जद्दोजहद का जो पहला इब्तिदा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही। अगर हम अचानक आज़ादी का पढ़ेंगे तो हमको उसके पीछे की क्या हालत है कैसे समझ में आएगा? हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो ये एक चीज़ याद रखो कि जो भी वाक़या बड़ा इंसिडेंट रूनुमा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, और जब वाक़या होता है तो वाक़ये के क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, यानी नतीजा भी होता है, और जो नतीजे आते हैं उन्हीं से दूसरे वाक़ये रूनुमा होते हैं। ये एक पूरा एक सीक्वेंस है, एक सिलसिला है, ये ऐसे ही चलता रहता है। देखिए जैसे कि हमारे पास जैसा है, पहली जंग अज़ीम हुई, पहले जंग अज़ीम होने के कुछ रीज़न थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, पहली जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके नतीजे थे, उसमें जो थे, जो हारने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, शराइत आयद कर दिए गए थे, ये नतीजे थे। वो शराइत क्या बने, दूसरी जंग अज़ीम, सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे बने, ओ सॉरी, वजूहात बनी। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सिलसिला चलता है। तो हमको कोई भी चीज़ समझना है तो उसको पूरी सीक्वेंस से अगर हम देखेंगे तो वो हमको अच्छे से समझेगी।
तो अब आज़ादी के लिए जो है हमको जाना है, पूरा आज़ादी तक के जाना है, हमारे को देखना है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला एक जंग आज़ादी जो हुई है, एक बड़ा मोमेंट जो आज़ादी की जद्दोजहद के लिए हुआ है, वो है 1857 की जंग आज़ादी। ठीक है, लेकिन ये 1857 की जंग आज़ादी भी यूं ही नहीं हुई, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, उसको भी बहुत ज़्यादा एक उसके पीछे के वाक़यात है, बैकग्राउंड है, जिसने 1857 की एक बड़ी जद्दोजहद की, एक बड़ी जंग आज़ादी की बुनियाद रखी। तो हमको 1857 का देखने से पहले, उससे पहले जो जद्दोजहद हुई है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले जो है ये मतलब ये इतनी सारी बगावतें हुई है। उसमें फर्स्ट वन है भील बगावत, हंसाजी नाइक बगावत, रामोशी बगावत, फिर उसके बाद सामंतवाड़ी बगावत और कोल्हापुर के गडकरी की बगावत। ये इस तरह से ये 1857 की जो बड़ी जंग आज़ादी हुई उसके पहले ये बगावतें हुई, और इन्होंने एक माहौल बना दिया उस बगावत के लिए। और वो कैसे बनाया अब हम देखेंगे। बहुत बहुत अच्छा है, देखिए आप, इंटरेस्टिंग है। तो किस तरह से देखो, अब सबसे पहले हुई देखो भील बगावत। भील बगावत की क़यादत करे त्र्यंबक जी डेंगड़े और गोंदाजी महिपा। पहले त्र्यंबक जी डेंगड़े थे, उनके बाद उनके जो भतीजे थे उन्होंने गोंदाजी महिपा, इन्होंने इस बगावत की क़यादत की। इसमें उन्होंने अपने साथ ही बहुत सारे जो भील थे उन लोगों को, हज़ारों भीलों को इसमें शामिल किया, और सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ा जद्दोजहद का आगाज़ किया। और ये हुई कहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सातमाला और अजंता के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर, नक्शे में भी है, देख लीजिए आप लोग। सातमाला पहाड़ और अजंता के जो इलाका है पहाड़ी, वहाँ पर ये रहा करते थे और वहाँ ये बगावत हुई। तो अब ये तो बगावत इनके रूनुमाई में हुई। अब जो अपोजिट टीम है यानी कि अंग्रेज़ों की टीम, अब वहाँ की क्या हालत है, तो वहाँ देखो, वहाँ पर एक थे कैप्टन बर्गस। इन्होंने जो है सबसे पहले कैप्टन बर्गस, इन्होंने भीलों को दबाने की इब्तिदा की, और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया था कि इनको जो रसद पहुंचता था, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें पहुंचती है भीलों के इलाके में, उसको उन्होंने बंद करके उनको परेशान करने की कोशिश की। ये एक थे अपोजिट टीम के। इधर के तो देख लिए हमने, भील टीम के कौन है, तिरंबक जी डेंगड़े और उनके बाद गोंदाजी महिपा। अपोजिट टीम में कैप्टन बर्गस, और उसके बाद सेकंड है सरबराह थे एक और एक उनके माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को अलग रखा। इन्होंने भीलों में से ही है ना कुछ लोगों को एक मुसाफिरों की हिफाजत के लिए तयन कर दिया, कुछ भीलों को तनख्वाहें दी, कुछ को पेंशन भी देना शुरू किया। तो इससे कैसा हो गया, इन्होंने ये सहूलतें देने की वजह से थोड़े से कुछ भील उनके फेवर में भी होना शुरू हो गए। ये एक पॉलिसी है देखिए अंग्रेज़ों की, एक तरफ तो उन्होंने सहूलतें दी और दूसरी तरफ उन्होंने उनके ही कुछ लोग रहते उन्हें दबाने की भी कोशिश की। यानी जिनको सहूलतें मिल रही वो भी ऑटोमेटिकली किसके तरफ से हो जाएंगे, अंग्रेज़ों की तरफ से। सोचिए इनकी दिमाग पॉलिसी बहुत ख़तरनाक थी। अब उसके बाद ये अपोजिट टीम के ही जो नेक्स्ट वन आए थे एक मेजर मोरिन। इन्होंने क्या किया था, भीलों को जो है हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट थे 1822 में आए थे कैप्टन रॉबिन्सन, और इनके बाद नेक्स्ट रहे थे ओट्रम। ये सब मतलब ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग आए हैं, और इन्होंने भीलों की जो बगावत थी उनको कुचल दिया। और आगे जाकर उन्हें क्या किया, उन्हें ज़मीनें दी, सरकारी मदद की, उनके जो पिछले जितने भी उन्होंने भीलों ने किए हैं बगावतें, जो भी किया गुनाह, उनको माफ़ कर दिया, उनको फ़ौज में भी शामिल कर लिया। तो इसकी वजह से कैसा हुआ, आगे के बाद जो है वो भीलों ने अपनी बगावतें ख़त्म कर दी। अब इतनी सहूलतें मिलने के बाद कोई क्यों करेगा बगावत। तो इस तरह से ये भीलों की बगावत रही है। इब्तिदा हुई, इब्तिदा में ज़रा कशमकश ज़्यादा रही, जद्दोजहद ज़्यादा रही, लेकिन इनके पास के जो थे अंग्रेज़ टीम में के जो थे, वो लोगों ने कैसी पॉलिसी अपनाई, कभी नर्म कभी गर्म, और आखिर में जाकर कैसा हुआ, उन्होंने इस तरह की रियायतें देने की वजह से भीलों की बगावत का खात्मा हो गया। ठीक है, समझ गया ना, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं। अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट है हंसाजी नाइक बगावत, और ये कहाँ पर है, मौजूदा जो नांदेड़ है वहाँ पर हंसाजी नाइक उस इलाके से थे। और इन्होंने क्या किया था कि इनका मेन जो था देखिए निज़ाम के साथ था, इनका मसला जो था निज़ाम से था। इन्होंने निज़ाम की रियासत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और उसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई, हंसाजी नाइक में और निज़ाम में।
और अंग्रेज़ तो देखिए कैसे रहते हैं, बहुत चालाक रहते हैं। वो जो देखते हैं कि किसका अपन साथ देना है तो फ़ायदा होगा, तो उसको ही उन्होंने साथ देते। तो यहाँ उन्होंने साथ दिया निज़ाम का, और उसको क्या किया, 400 उनको सिपाही भेज दिए निज़ाम की मदद के लिए। और नतीजा ये हुआ कि एक लड़ाई हुई निज़ाम में और हंसाजी नाइक में, जो तकरीबन 25 दिन चली, लेकिन आखिरकार हंसाजी नाइक को हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, तो ये वाली सेकंड बगावत रही। अब उसके बाद वाली एक इम्पॉर्टेंट बगावत है रामोशी बगावत। अब रामोशी बगावत की जो क़ियादत है पहले चित्तौड़ सिंह थे, उन्होंने की है, फिर उसके बाद संतोषी नाइक, उमाजी नाइक। और इसमें भी जो है उमाजी नाइक जो रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। उमाजी नाइक ने तो क्या किया है कि 1824 में उन्होंने पूना के नज़दीक जो है सरकारी ख़जाने पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद अलग अलग जगह साहूकारों के माल भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए। उनको पता था पैसा रहना ज़रूरी है। तो ये जब अंग्रेज़ों के भी ख़जाने पे इन्होंने ऐसा इस तरह से कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनके हाथ से पैसा निकल रहा था। और उमाजी नाइक का एक सेकंड चीज़ ये थी कि उन्हें पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। और उनका जो इलाका था देखिए सतारा का था। ठीक है, ये रामोशी बगावत जो हुई है वो इलाका है उनका सतारा। तो इस तरह से उमाजी नाइक ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। वो उनके कब्ज़े मतलब पकड़ में नहीं आ रहे थे, और नतीजा अंग्रेज़ों ने उनके सर पर 5,000 रुपये का इनाम रख दिया। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी उनका आपस में अगर कोई गद्दारी कर दे और उसका फ़ायदा इनको हो सकता था, इतनी लालच में आकर 5,000 का उनको इनाम देने वाले थे। तो उनमें से ऐसे ही हुआ कि आगे जाकर उमाजी नाइक तो बहुत मुश्किल से उनके हाथ में एक उनके साथी ने ही गद्दारी की। नतीजा ये हुआ कि उमाजी नाइक को भवर के नज़दीक अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें पुणे में फांसी दी गई। ठीक है, तो इस तरह से रामोशियों की जो बगावत थी उसको भी अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। कभी क्या कहेंगे सहूलतें देकर, तो कभी सख्ती कर कर, इस तरह की पॉलिसी हर बगावत में अंग्रेज़ों की चल रही। अब अगर आगे देखेंगे तो हम एक है नेक्स्ट वन है सावंतवाड़ी की बगावत। देखिए सावंतवाड़ी का इलाका है वो वहाँ पर गोवा के पास है, वहाँ पर हुई थी ये। और ये करने वाले कौन थे, महादेवगढ़ के एक खिलेदार थे फोर सावंत तांडवड़ वाड़ेकर, इन्होंने ये बगावत की थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी बगावत को ज़्यादा ये नहीं करने दिया, बढ़ने नहीं दिया, और वक्त रहते ही जल्द से जल्द इसको कुचल दिया। और क्या किया था वहाँ पर, उनके इलाके में फ़ौजी क़ानून नाफिज कर दिया था, यानी मिलिट्री रूल था। कोई भी कुछ नहीं कर सकते थे 1845 में। और वहाँ पर एक कैप्टन थे उनके अंग्रेज़ों के, ओट्रम, उन्होंने इस बगावत को पूरी तरह ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इस तरह से सावंतवाड़ी की बगावत भी ख़त्म हुई। अब लास्ट वन जो है, अगर हमारे को जो पहले के जो देखना है उसमें से चंद एक, तो उसमें है देखिए कोल्हापुर की बगावत। और ये कोल्हापुर के कहाँ कौन किए थे, ये गडकरी। गडकरी क्या हुआ करते थे, मराठा दौरे हुकूमत में किलों की हिफाजत के लिए वो लोग ना तय्युन थे, यानी उनकी वो नौकरी थी गार्ड टाइप, किलों की हिफाजत करना। और उसके बदले में मराठा सल्तनत की जानिब से उनको तनख्वाहें मिलती थी। लेकिन जैसे ही ये अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई तो इन्होंने क्या किया, उनकी तनख्वाहों को ख़त्म कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये जो थे गडकरी, इन्होंने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इन्हों बहुत ज़्यादा खौल गए, और इन्होंने सामनगढ़ के मुकाम पर पहली जदवजहद शुरू कर दी। लेकिन वो अपोजिट टीम के जो कैप्टन ओट्रम हैं, अंग्रेज़ों की टीम के, वो कैप्टन ओट्रम की क़ियादत में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी फ़ौजें रवाना कर दी, क्योंकि उन्होंने सावंतवाड़ी में देखा हमने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया था, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी यहाँ की भी किसको दे दी गई, कैप्टन ओट्रम को दे दी गई। और उन्होंने क्या किया कि जो बागियों के जो 1844 में उनके जो अलग अलग किले थे, पावनगढ़, विशालगढ़ के किले बागियों के कब्ज़े में आ गए थे। मगर उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुस्लिम फ़ौज भेजी, जिसकी वजह से गडकरियों को हथियार डालने पड़े। ठीक है, यानी कि क्या हुआ था, पहले जो है ओट्रम की क़ियादत में आ गए, लेकिन 1844 में बागियों ने अलग अलग किले पर कब्ज़े में आ गए, बागियों के कब्ज़े में आ गए। लेकिन बाद में फ़ौज और ज़्यादा भेजी गई। नतीजा ये हुआ कि कोल्हापुर के जो गडकरी थे ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सके और उनको हथियार डालना पड़ा। तो इस तरह से देखिए 1857 की जो जंग आज़ादी एक बड़ी जद्दोजहद आगे होने वाली है, उससे पहले ये हालात बने, ये रहा, ये छोटी छोटी जद्दोजहदें हुई,
और ये जद्दोजहद हमें क्या दिखाती है कि अंग्रेज़ों के जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो नाइंसाफ़ी के जो तरीक़ेकार था, उन्होंने जो माशी इस्तेहसाल कर रहे थे यहाँ के लोगों पर, तो ये यहाँ के लोग जो थे ये मुतमईन नहीं थे। इनके दिलों में उनके ख़िलाफ़ जो है एक नफ़रत फैल गई थी, एक गुस्सा था। और वो जो था, ये तमाम चीज़ें जो थी उसका नतीजा ये हुआ था कि ये छोटी-छोटी जद्दोजहद हुई थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या किया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ पुरअसर साबित हुए। इन्होंने ये बगावतों को दबा दिया और सभी के जितने भी जो बगावतें हुई थी, इनको इन्होंने क्या किया, कभी क्या कहेंगे, नरमी के साथ देख रहे हैं हम, और कभी सख्ती के साथ इनको दबा दिया। लेकिन हाँ, वो जो जैसे एक आग होती है, उसको बुझाते हैं, लेकिन उसमें फिर भी एक छोटी सी चिंगारी रहती है, और वो वक्त आने पर वो एकदम से शोला भड़क जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी था कि ये बगावतें तो दब गई थी, लेकिन जो उन लोगों के दिलों में, भारतीयों के दिलों में जो नाइत्मीनानी थी, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, जो उनके रवैयों की वजह से जो गुस्सा था, वो नहीं दबा था। तहरीकें दब गई थी, जद्दोजहद दब गई थी, लेकिन गुस्सा और जो नफ़रत थी वो ख़त्म नहीं हुए थे। और ये जो गुस्सा निकला था, आगे जो ये सब चीज़ों का ये स्फोट हुआ था, तो वो कहाँ पर होता है, 1857 की जंगे आज़ादी में। ठीक है, तो वो तो हम जो है आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ और एक चीज़ आप लोगों को बताते चलें हम, कि ये याद रखिए कि ये जो कुछ भी जंग आज़ादी का हो रहा है, जो तहरीकें हुई है, जंग आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम शाना बा शाना थे। इसमें मुसलमान भी कहीं भी पीछे नहीं थे। हाँ, तारीख़ में हिस्ट्री के जो लिखी गई हैं किताबें, उसमें जितना बताना चाहिए था मुसलमानों के बारे में, उतना बताया नहीं गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों का हिस्सा इसमें किसी भी तरह से कम था या कुर्बानियाँ कम थी। वो भी बराबर की बराबर थी, इक्वल थी। और ये मालूमात हमको खुद से हासिल भी करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि देखिए, जो ये हम देखिए जद्दोजहद तो हुई है, लेकिन अगर उससे पहले, अगर सबसे पहले अगर देखेंगे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई की गई थी, तो सिराजुद्दौला ने किए थे। पहली जंग किए थे उन्होंने, और उस वक्त ही उन्होंने कहा था भारतीयों को कि सब मुत्तहिद हो जाओ, हम इनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, इनको निकाल देते हैं। लेकिन कैसा हुआ था, सिराजुद्दौला के ही साथी ने, एक उनके ही अपने में से गद्दारी किए। नतीजा ये हुआ था कि 1757 में प्लासी की जो जंग हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, जो पहली जंग यहाँ के लोगों ने किए थे, उसमें सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई, और उस वक्त उनकी एज सिर्फ 24 ईयर्स थी, और उसमें ही वो शहीद हो गए। ठीक है, आगे जाकर ये तो हुआ, देखो 1757 की बात है, तब हुआ है। ये तो हम कहाँ का ड्यूरेशन देख रहे हैं, हम ये सब मालूमात ले रहे हैं, अभी 1857 की तरफ जा रहे हैं, मुझसे 100 साल पहले सिराजुद्दौला ने किए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो टीपू सुल्तान का नाम आता है। टीपू सुल्तान की क्या कारकर्दगी रही है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तो हमारा ये जो है आज का एक 6.1 तो मुकम्मल हुआ, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमको बिल्कुल पूछ सकते हैं, और देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप थोड़ा सा अपने जहन को अच्छे से खुला रख कर ये सुनते समझते चलिए। देखिए इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत आसान जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।